अस्सलाम वालेकुम जी बेटा। हमारा आज बीएफडी का लेक्चर नंबर है 51। टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं वो है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, FRM। FRM। अब ये जो FRM है इसका आज हमारा क्या एजेंडा है, तो सबसे पहले ये पता हो कि कल क्या किया था, उसके मुताबिक फिर हम आज अपना एजेंडा फ्रेम कर लेते हैं। ठीक है, या फॉर्मुलेट कर लेते हैं। तो बेटा यस्टरडे वी कवर्ड के फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पिछले दिन प्रीवियस लेक्चर में। लास्ट लेक्चर में हमने ये कवर किया था कि फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में, मार्केट में कुछ इस तरह के फैक्टर्स हैं जो अनसर्टन है, फ्लक्चुएट करते हैं, जिससे इदारा अपने फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स जो उसने सेट किए होते हैं उनको अचीव नहीं कर पाता, या उनके फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स की अचीवमेंट डाउटफुल हो जाती है। और उसकी डाउटफुल होने के पीछे कुछ ऐसे फैक्टर्स की फ्लक्चुएशन है जो उनकी अचीवमेंट को डाउटफुल बना देती है। तो फाइनेंशियल रिस्क की डेफिनेशन थी अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग अचीवमेंट ऑफ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स। फाइनेंशियल रिस्क की हमने कहा था कितनी टाइप्स हैं, तो हमने कहा था 3 टाइप्स हैं फाइनेंशियल रिस्क की। एक को कहते हैं क्रेडिट रिस्क। हाँ जी, हमने कहा था क्रेडिट रिस्क क्या होता है, हमारी कंपनी जिन कस्टमर्स को क्रेडिट पे सेल कर रही है, हम अपनी कस्टमर से क्रेडिट की अमाउंट टाइमली कलेक्ट नहीं कर पा रहे और वो दे नहीं पा रहे। कस्टमर्स आर अनएबल टू पे द अमाउंट ऑफ क्रेडिट ऑन ड्यू डेट। ये क्रेडिट रिस्क पड़ा था क्या होता है। फिर हमने कहा था क्रेडिट रिस्क को मैनेज कैसे करना है, यानी आप ये कि आपके कस्टमर टाइमली पैसे नहीं दे पा रहे, तो आपने इसको कैसे मैनेज करना है। तो 4 तरीके बताए थे, या 4 या 5 जो भी थे। पहला तरीका था कि सारे कस्टमर को एक जितनी लिमिट नहीं देनी, किसी को कम क्रेडिट देना है, किसी को ज़्यादा। उसके बाद कंपनी की रेगुलर जो क्लाइंट है उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रेगुलर रिव्यू करो। थर्ड पार्टी गारंटी ले लो। चौथा, क्रेडिट की इंश्योरेंस करवा लो। क्रेडिट रिस्क के बाद जो अगला रिस्क था उसका नाम था लिक्विडिटी रिस्क। हाँ जी, लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है, हमने कहा था लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है कि आपका जो सप्लायर है जिसको आपने पेमेंट करनी है, आप अपने सप्लायर को टाइमली पेमेंट नहीं कर पा रहे। जो भी आपकी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस हैं आप उनको टाइमली नहीं दे पा रहे ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ द लिक्विड कैश। अब सवाल ये पैदा होता है लिक्विडिटी रिस्क को मैनेज कैसे करना है। तो मैंने कहा था इसका तरीका ये है कि आप एक तो कैश बजट बनाएं रेगुलर। दूसरा, जिस बैंक से ओवरड्राफ्ट या क्रेडिट लाइन मिल सकती है वो लें। उसके अलावा वर्किंग कैपिटल के जो एलिमेंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, उनको एफिशिएंटली मैनेज करें। तीसरा रिस्क था मार्केट रिस्क। मैंने कहा था मार्केट रिस्क जो होता है वो मार्केट प्राइसेस के फ्लक्चुएट करने से होता है, मार्केट रेट्स के फ्लक्चुएट होने से होता है। और इसकी 3 शक्लें मैंने कहा था जो आपके सिलेबस में हैं। एक इसमें था कमोडिटी प्राइसेस का रिस्क। कौन सा? कमोडिटी प्राइसेस का रिस्क। दूसरा, कमोडिटी प्राइसेस का रिस्क, और इसकी मैनेजमेंट 2 तरीकों से की थी आपने, फॉरवर्ड, और दूसरा क्या था, कमोडिटी फ्यूचर्स। अच्छा जी, कमोडिटी प्राइसेस रिस्क के बाद अगला जो है, शुक्रिया, अगला कौन सा था, मैंने कहा था एक्सचेंज रेट रिस्क। कौन सा है ये, किसकी फ्लक्चुएशन से पैदा होता है, एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशन से, ठीक है। और तीसरा इंटरेस्ट रेट रिस्क। ये इंटरेस्ट रेट की फ्लक्चुएशन, ये फ्लक्चुएशन ऑफ इंटरेस्ट रेट से पैदा होता है। अल्लाह अल्लाह,
ये फ्लक्चुएशन ऑफ एक्सचेंज रेट से माशाल्लाह खूब खाना कराया आपका सीना तो हैं। क्या खाया है? खट्टी मीठी चीज़ खाई है। कोई ऐसे रिस्क नहीं लेते हैं आखिरी दिनों में तो ख़ास तौर पर। अल्लाह, वैसे मौसम भी चेंज हो रहा है और ये बहुत इफ़ेक्ट कर रही है, क्या नाम है, स्मोक। मास्क वगैरह पहने, मैं तो खुद आज सोच रहा हूँ बहुत ज़्यादा होगी। हाँ अचानक हुई है जी। बाइक पे आए हो? लेकिन मास्क पहने बेहतर है। गाड़ी में तो फिर भी इंसान प्रोटेक्टेड रहता है, रिक्शा में बाइक ही हो गया ना एक किस्म का, डायरेक्ट हवा पड़ती है मुँह पे। हाँ जी चले जी। ये हमने कल किया था, मैंने कहा था कमोडिटी प्राइस रिस्क का सवाल करना है। बीएफडी का विंटर 22 का क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट। आ जाए जनाब, आप लोगों ने करना है। उम्मीद तो यही है कि जो मैं कह रहा हूँ यही होगा। याद तो था मुझे लेकिन मैं गलत भी हो सकता हूँ, मुझे नहीं पता। अभी ओपन करेंगे तो पता चलेगा। मेरा ख्याल है दोनों ही हैं, दोनों ही हैं मेरा ख्याल है। ए पार्ट विंटर 22 नहीं, विंटर 22 तो नहीं है। फिर विंटर 22 नहीं होगा, फिर कोई और होगा। देख लेते हैं। विंटर 22 नहीं है तो समर 22 हो सकता है शायद। देख लेता हूँ, 1 मिनट ठहर जाए। हाँ समर 22 क्वेश्चन 1 पार्ट ए करें जी। 4 नंबर का है बस, छोटा सा 4 नंबर। थ्योरी ऐसे दी हुई है क्योंकि आई कैप ACCA स्टाइल पे चला गया है, इससे लंबी कहानी है। असल सवाल बस नीचे ही है, ऊपर है में कहानी स्टोरी फिट की हुई है। तो लेकिन ये अब आपको डेफिनेटली खुद पहले करना है। आपके पास है डेटा? डेटा है, क्वेश्चन है आपके पास? नहीं है, पेपर सॉफ्ट में निकाल लो या इसकी तस्वीर ले लो, बेहतर होगा क्योंकि ये आपको यहाँ तक सवाल पढ़ना है। ये तो वो आप देख लो अगर मोबाइल पे है तो। ये कौन सी अटेम्प्ट का है? 2022 जून का। चलें इसको फ़िलहाल अभी वो रोक दीजिए प्लीज़, ये कर लें फिर मैं टैली करता हूँ 5-7 मिनट में। जल्दी करना ज़रा। हाँ जी, ये समर 22 का क्वेश्चन नंबर 1 है। कल मैंने जो आपको कमोडिटी फ्यूचर्स करवाया था ये उसकी प्रैक्टिस के लिए है। पूरा सवाल तो काफ़ी लेंथी है। फ़िलहाल अभी सिर्फ पार्ट ए करेंगे। तो रिक्वायरमेंट पे आए तो वो कहता है रिकमेंड विद सपोर्टिंग कैलकुलेशंस एंड एक्सप्लेनेशन। आपने थोड़ी बहुत इंग्लिश फिक्रे लिखने होते हैं इसमें, इस टॉपिक में एक्सप्लेन करना होता है कि आप कर क्या रहे हैं। समझ आ रही है? इंग्लिश थोड़ी सी लिखनी होती है इस टॉपिक में आके। स्टेप की थोड़ी सी इलेबोरेशन वो एक एक लाइन में कर देते हैं, इतना कोई मसला नहीं है। कहता है जी सपोर्टिंग कैलकुलेशन और एक्सप्लेनेशंस करें। इफ सीएम कंपनी शुड प्रोसीड विद हेज द सेल ऑफ कॉपर इन 6 months टाइम। ये इदारा आज से 6 माह बाद कॉपर बेचना चाह रहा है। आज से 6 माह बाद, इन 6 months टाइम का मतलब होता है आफ्टर 6 months। आज से 6 माह बाद ये कॉपर बेचना चाह रहा है। आज बेचना चाह रहे हो ना आप, तो आज कोई भी रिस्क नहीं होगा। रिस्क आता ही तब है जब आप फ्यूचर में कोई ट्रांजैक्शन करना चाहें और आपको आज से अगले 6 माह तक कॉपर की प्राइसेस फ्लक्चुएट होने का रिस्क होगा। कमोडिटी प्राइस रिस्क यही होता है कि आज सेल परचेज नहीं करनी है आपने आज से 6 माह बाद। डर आपको यह है कि यार आज और अगले 6 माह में कॉपर की प्राइस कहीं ऐसे मूव ना कर जाए कि हमें पता ही ना लगे। अनसर्टेनिटी या फ्लक्चुएशन आपके लिए टेंशन है। समझ आ रही है? तो ये सेल प्राइस का मसला है, इन्हें कॉपर की सेल प्राइस का मसला है। हमारी कंपनी अब सेलर की पोजीशन पर है। मैंने कहा था क्वेश्चन पढ़ के आपने देखना है कि आप जिस कंपनी के लिए सवाल कर रहे हैं सीएम, वो बायर की पोजीशन पर है या सेलर। तो रिक्वायरमेंट से पता चल रहा है कंपनी सेल करना चाह रही है 6 माह बाद। कहता है इन डूइंग सो कंपेयर अ हेजिंग स्ट्रेटजी विद एक्सपेक्टेड नो हेज पोजीशन। कहता है जो आप ये हेजिंग कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट को, अगर आप रिस्क मैनेज ना करें तो भी कंपेयर करें। यानी वो कहना चाह रहा है 2 दफा सवाल हल करें। अगर कंपनी रिस्क मैनेज नहीं करती और ओपन मार्केट पे जाकर रेट पे कॉपर बेच देती है, कम है ज्यादा है जितना है, इसको बोलते हैं नो हेजिंग। नो हेज पोजीशन का मतलब क्या होता है? आज से 6 माह बाद आप चीज को ओपन मार्केट के रेट पे बेच देंगे इररेस्पेक्टिव ऑफ द टेंशन फ्लक्चुएशन फेस कर ले। हेजिंग क्या होती है कि आप किसी ना किसी टूल से अपने आप को उस फ्लक्चुएशन से क्या कर लेंगे, बचा लेंगे।
तो कहता है दोनों को कंपेयर करें और एडवाइस करें, और आपने अपना आंसर किस में एक्सप्रेस करना है, डॉलर में। वैसे ये सारे में सवाल में यूएस डॉलर ही चल रहा है, ऊपर से नीचे तक करेंसी रुपए नहीं है, सारे सवाल की करेंसी यूएसडी है। डाटा अब क्या दिया ऊपर, अब ऊपर तो स्टोरी है, सीएम एक पाकिस्तान बेस्ड कंपनी है, बलूचिस्तान में कई मेटल ये एक्सट्रैक्ट करते हैं, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, सल्फर, ये सारा उसमें कंपनी का बताया हुआ है। ठीक है, पाकिस्तान में है और किस सूबे में है, बलूचिस्तान में। बस ये मैं नहीं पढ़ा, अब एक एक इंग्लिश का लफ्ज नहीं पढ़ा। आगे ये लाइन इंपॉर्टेंट है, कॉपर की प्राइस फ्लक्चुएट करती है। कॉपर की प्राइस क्या करती है, डिपेंड करता है उसकी सप्लाई कितनी अवेलेबल है, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है कि नहीं, ये बात उसने आपको बता दी। आगे यहां से सवाल शुरू हो रहा है, कंपनी इज इन द फाइनल स्टेजेस ऑफ निगोशिएशन विद ए बी लिमिटेड। आपका एक क्लाइंट है, अर्जेंटीना का एक क्लाइंट है, आपने उसके साथ निगोशिएशन किया है। वो क्लाइंट आपसे कहता है कि मुझे 3 लाख पाउंड, यहाँ पाउंड करेंसी वाला पाउंड नहीं है, ये क्वांटिटी वाला पाउंड है, 3 लाख पाउंड कॉपर चाहिए उनको आज से कितने माह बाद, 6 माह बाद, 31 दिसंबर को। तो इसका मतलब है आज या तो 1 जुलाई होगा या शायद आज या 30 जून हो, कोई एक डेट होगी आज से 6 माह बाद। इस तारीख को आपने कॉपर बेचना है, आज नहीं बेचना। आगे क्या कहता है, और आपकी वो जो कंपनी चाह रही है कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मार्केट प्राइस पे आप डिलीवर करें उसको, वो यानी मार्केट प्राइस पे लेना चाह रहे हैं आपसे दिसंबर के एंड पे। तो मरियम गफूर है कोई फाइनेंस डायरेक्टर, उसको ये बड़ी टेंशन है कि कॉपर की प्राइस गिर ना जाए जब हम बेचने जाएं। तो उसने आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का डाटा ये दिया हुआ है, ये लिखा हुआ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हैजिंग के लिए। तो क्या डाटा दिया हुआ है, आज ये जून, ये डाटा आज का सारा, यूएसडी पर पाउंड का मतलब जैसे एक केजी की प्राइस होती है ना, ये 1 पाउंड कॉपर की प्राइस है। ओपन मार्केट में आज कॉपर कितने का बिक रहा है, आज 4 पॉइंट इतने का सेल प्राइस है, लेकिन 6 माह बाद जब आपने उसको कॉपर देना है तो ये प्राइस हो सकती है, ये उसने एस्टिमेट करके दे दिया है। प्राइस में फ्लक्चुएशन है, बल्कि उल्टा प्राइस गिरी है। ओपन मार्केट में आपका नुकसान क्रिएट हो रहा है, चीज की सेल प्राइस गिर गई है ना, तो आपके लिए तो नुकसान है। ये आज फ्यूचर की प्राइस है, वो फ्यूचर जो दिसंबर में एक्सपायर होगा। कब एक्सपायर होगा, और ये उसकी आज की प्राइस है, ये दिसंबर की प्राइस है। तो इस प्राइस की फ्लक्चुएशन में आल्दो ये भी प्राइस गिरी है, लेकिन इससे आपका गेन क्रिएट होगा। इससे क्या क्रिएट होगा, गेन। उसके बाद एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का साइज क्या है, हमने टोटल कितनी क्वांटिटी बेचनी थी, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स निकालो कैलकुलेटर पे। 3 लाख पाउंड टोटल क्वांटिटी बेचनी हो कमोडिटी की, और एक कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 25,000 पाउंड का है, तो कितने कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं, अगर पॉइंट्स में तो राउंड कर लेना, 12 एग्जैक्ट आते हैं, 12 कॉन्ट्रैक्ट। बाकी ये टिक साइज का अभी कोई इस्तेमाल नहीं है, वो मैं बताऊंगा, अभी नहीं, जब सारा चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर बताऊंगा ये क्या होता है। मैं तो इसको बिल्कुल ही अहमियत नहीं देता, इसके बगैर भी सवाल हल हो जाता है, छोड़ें इसको। ये एक मुतबादिल तरीका है प्रॉफिट निकालने का, पता आपको होना चाहिए, क्योंकि अगर आप में से कोई भी फ्यूचर मार्केट में कल को प्रैक्टिकली जाएगा तो आपको ब्रोकर कहेगा जी आपका प्रॉफिट इतने टिक्स का हुआ है, आप उसे कहेंगे ये क्या होता है, टिक्स क्या होते हैं, तो वो फिर आप हंसेगा कि इसको पता कुछ नहीं। इसीलिए ये पता होना चाहिए कि टिक्स साइज क्या होता है, इससे प्रॉफिट की कैलकुलेशन निकालने में हेल्प मिलती है, फ्यूचर मार्केट में जो गेन आना है। फिलहाल अभी हम इसको छोड़ें, बस रिकमेंडेशन करनी है। तो रिकमेंडेशन आपने, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं सॉल्यूशन बनाऊंगा। अगर हम कॉपर को सेल कर दें और हम कोई रिस्क मैनेज ना करें, नो हैजिंग, तो 31 दिसंबर को हमें कितने पैसे मिलेंगे, रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ 3 लाख पाउंड कॉपर एट ऑन 31 दिसंबर, कौन सी डेट है 31 दिसंबर 2022, और ओपन मार्केट के रेट पे करना है, एट ओपन मार्केट रेट। उस वक्त ओपन मार्केट रेट कितने यूएसडी चल रहा है, 4.28 पर पाउंड। तो आपको पैसे याद रखें, जब भी आपसे कहा जाएगा ना नो हैजिंग, नो हैजिंग का मतलब होता है कि आपने ड्यू डेट पे जाके ओपन मार्केट के रेट पे बगैर किसी टेंशन के खरीदो फरोख्त कर लेनी है।
तो अब हमें अमाउंट कितनी रिसीव होगी, तो हमारा सेल रेवेन्यू कितना निकलेगा, USD 4.2835 पर पाउंड, और हमने टोटल जो बेचने हैं वो 3 लाख पाउंड्स की सेल क्वांटिटी है। तो ये अमाउंट निकल आएगी 4.2835 इंटू 3 लाख पाउंड्स, ये हमारा रेवेन्यू है, इतना आता है, ठीक है, इतने USD। अच्छा जी, अगर हम रिस्क मैनेज ना करें तो इतनी अमाउंट की हमारी रिसीट बनती है, अगर हम रिस्क मैनेज ना करें तो हमारी इतनी अमाउंट की रिसीट बनती है। छोड़ो भाई, चलो अगला आ जाए। अगर आप रिस्क मैनेज करें, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से रिस्क मैनेज करें, तो मैंने कल बताया था फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से रिस्क मैनेज करना है तो आज से 6 माह बाद आपने कॉपर सेल करना है, लेकिन आज और आज से 6 माह बाद आपको फ्यूचर मार्केट में 2 काम करने पड़ेंगे। एक स्टेप आपको आज लेना पड़ेगा और एक स्टेप आपको 6 माह बाद लेना पड़ेगा जब आपने सेल करनी है। तो आज क्या डेट थी क्वेश्चन के मुताबिक, जून 2022। आज क्या डेट थी, जून 2022 को। तो स्टेप नंबर 1 क्या होगा, हेज कंस्ट्रक्शन। हमारी कंपनी जी, मैंने अब इसमें कहा था इसमें 4 चीजें लिखनी होती हैं। एक स्टेप आज परफॉर्म होगा, एक स्टेप कब परफॉर्म होगा, जब आपने असल में चीजें बेचनी है दिसंबर 2022 को। स्टेप 2 क्लोज पोजीशन इन फ्यूचर्स मार्केट। 4 चीजें ऊपर लिखेंगे, 4 बुलेट्स ना लिखें बुलेट्स, एक इंग्लिश फिकरा भी लिख सकते हैं एक लाइन का, नीचे भी 4 या 5 बुलेट्स आते हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा था आपने पोजीशन जब ओपन करनी है तो टाइप लिखनी है, फ्यूचर किस टाइप का होगा, हाँ जी, कौन सा फ्यूचर होगा, बाय फ्यूचर से पोजीशन ओपन होगी या सेल फ्यूचर से होगी। तो मैंने कहा था अगर हमारी कंपनी सेलर की पोजीशन पर है तो आप यहाँ पे कौन सा फ्यूचर लिखेंगे, सेल कॉपर फ्यूचर। और क्लोज किससे करेंगे, साथ ही नीचे लिख लें बाय, उल्टा एग्रीमेंट, बाय कॉपर फ्यूचर। कुछ नहीं बाय करना, कुछ नहीं सेल करना, सिर्फ लिखने के लिए। अच्छा, एक्सपायरी डेट फ्यूचर की क्या लेनी है वो खुद उसने बता दिया है, बल्कि ये टाइप शाइप ये वो लिखना वहाँ ज़रूरी नहीं है पेपर में, सॉरी, डायरेक्ट बस वही लिखें, सेल फ्यूचर बाय फ्यूचर, नाम जो बुलेट्स लिख रहे हैं। सबसे पहले फ्यूचर की ये टाइप लिखते हैं, सेल है कि बाय है। उसके बाद क्या लिखते हैं, एक्सपायरी डेट लिखते हैं फ्यूचर की, तो दिसंबर एक्सपायरी। आज आप ये एक्सपायरी डेट सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद फ्यूचर की आज की प्राइस क्या है, 30 जून वाले दिन आज फ्यूचर की प्राइस क्या है, हाँ जी 4 पॉइंट, फ्यूचर की प्राइस थी 4 पॉइंट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की 4.3675। अच्छा, उस दिन की फ्यूचर की प्राइस क्या, 31 दिसंबर वाले दिन की फ्यूचर की प्राइस दी हुई है 4 पॉइंट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की, ओपन मार्केट की ना लिख दीजिएगा, 4.2845। अच्छा जी, इसके बाद होता है नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। ये कैसे आएंगे, टोटल 3 लाख पाउंड हैं, हाँ जी, डिवाइडेड बाय 25,000 का एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो 12 कॉन्ट्रैक्ट्स। ऐसे उठा के नीचे कॉपी कर लें, सेम ये 4 चीज़ें हैं, ठीक है। अगर आप ये 4 चीज़ें लिखना नहीं चाहते तो इसके मुतबादिल सिर्फ एक फ़िक्रा लिख दें, ये वर्किंग तो लाजमी करके दिखानी पड़ेगी। एक फ़िक्रा लिख देंगे और वो फ़िक्रा क्या लिखना है, सेल 12 कॉपर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर
दिसंबर एक्सपायरी एट अ प्राइस ऑफ, बस इतनी लाइन भी लिख देंगे तो ऊपर वाले ये 4 बुलेट्स नहीं लिखने पड़ेंगे, इसमें सारे मसाले पूरे हो गए ऊपर वाले 4। मैं वैसे फिक्रे को अहमियत देता हूँ कि फिक्रा लिख दो, उसने आपने ये जो ऊपर 4 बुलेट्स में बातें लिखी हैं वो ये एक फिक्रे में कवर हो गई। नंबर आपको मिल जाने इसके, एक से ज़्यादा नंबर या 1.5 नंबर मैक्सिमम होना है स्टेप का, तो ऐसे ही आप बुलेट्स लगा लगा के सवाल फैला रहे हैं। समझ आ रही है? तो मैं कोशिश किया करूँगा कि आइंदा ऐसे फिक्रे ही लिख दूँ। तो लेकिन समझाने के लिए ज़रा बुलेट्स आसान होते हैं, समझने के लिए भी कि अच्छा 4 चीज़ें देखनी है वो। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे क्या निकालना है? टोटल गेन या लॉस इन फ्यूचर मार्केट। हाँ जी, फ्यूचर मार्केट में गेन लॉस कैसे निकालते हैं? फ्यूचर मार्केट में गेन लॉस कैसे आता है? तो सेल फ्यूचर की प्राइस, हाँ भाई सेल फ्यूचर की प्राइस थी हमारे पास 4.3675। सेल फ्यूचर की प्राइस ये थी, ठीक है। बाय फ्यूचर की प्राइस इसमें से लेस करेंगे, बाय फ्यूचर की प्राइस जो हमने लिखी थी 4.2845, तो ये आ जाएगा गेन या लॉस जो भी आता है, गेन पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। करें जी इसको, ये आता है यूएसडी में, ठीक है। ये गेन पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा। टोटल गेन कैसे निकालते हैं? टोटल गेन कैसे आता है? हाँ जी, टोटल गेन कैसे आता है मैंने बताया था। टोटल गेन का तरीका होता है गेन पर कॉन्ट्रैक्ट जो ऊपर आया है इनटू नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट साइज। ये पेपर में फॉर्मूला नहीं लिखना, आपके लिए लिख रहा हूँ ताकि रट्टा लग जाए। असल में समझने के बाद इसमें बार बार आपको चीज़ें लिखेंगे तो याद होनी है, वैसे नहीं याद होनी। तो अब टोटल गेन हमारे पास क्या निकलता है? हमारा गेन पर कॉन्ट्रैक्ट था USD 0.083 पर पाउंड, हाँ ठीक है। और इनटू नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या थे? 12। और एक कॉन्ट्रैक्ट जो था वो 25,000 पाउंड्स की क्वांटिटी के लिए था। तो अब हमारा जो आंसर निकलेगा दिस इंटू 12 इंटू 25,000, ये हमारा गेन आ गया। चलो अब इसके बाद अगला क्या करना है? ये 2 स्टेप्स हो गए हमारे। डेट्स का ख्याल ज़रूर रखना है। एक स्टेप आपने आज किया था, एक आपने जाके ड्यू डेट पे कर लिया जब चीज़ बेचनी है, तो आपको फ्यूचर मार्केट से गेन आ गया। अब ये गेन आपके ओपन मार्केट के नुकसान की तलाफी कर देगा। तो अब आपने नेट कैश आउटकम निकालना है। तो नेट कैश आउटकम कैसे निकलता है? तीसरा स्टेप, फ्यूचर मार्केट में आखिरी स्टेप नेट कैश आउटकम। ब्रोकर जो फ्यूचर मार्केट का होता है, आपने उसको चीज़ नहीं बेचनी, चीज़ तो आपने AB कंपनी को बेचनी है। तो लिखें जी सेल रेवेन्यू ऑफ 3 लाख पाउंड्स फ्रॉम AB अर्जेंटाइन, जो भी नाम था उसका, क्या था? AB कंपनी था, नाम क्या था? AB लिमिटेड, एकम बिल्डर्स या जो भी है, AB लिमिटेड एट ओपन मार्केट रेट। आपने उसको ओपन मार्केट के रेट पे बेच देना है। मैं यहाँ पे ओपन मार्केट रेट की जगह रेट ही लिख देता हूँ। एट कितना था जी? 31 वाले दिन ओपन मार्केट में कॉपर का रेट क्या चल रहा था? ओपन मार्केट में जो रेट था, हाँ 4.2835, ठीक है। तो ये अब 3 लाख पाउंड सेल प्राइस हो गई ओपन मार्केट की इनटू 3 लाख पाउंड। कमोडिटी ओपन मार्केट में ही बिकनी है। बस आपको ब्रोकर से ये हरकत व सकनात करने का फ़ायदा क्या होगा कि ब्रोकर आपको जो मार्केट में नुकसान हुआ था वो इस गेन के ज़रिए क्या हो जाएगा? रिकवर। तो ये आपकी इनकम है, ऊपर से ये गेन भी आपकी क्या है? इनकम है। ये गलत लिख दिया मैंने, हाँ
3.5 है, चेक करो। बेहतर तो था यही वाला उठा लेता ऊपर से, तभी मैंने ये पहले किया था, मेरे दिमाग में रहा नो हेजिंग पहले कर लो ना, फिर ये नीचे वाले का जवाब ऊपर से ही आ जाता है। ये भी इनकम है, ये भी इनकम है, तो टोटल सेल इनकम कितनी आ गई रिस्क मैनेजमेंट करने के बाद? ये क्या था? टोटल गेन रिसीव्ड फ्रॉम, या टोटल गेन फ्रॉम, अभी रिसीव नहीं भी हुआ है, डिसीजन मेकिंग हो रही है, टोटल गेन ऑफ फ्यूचर मार्केट। बस ये अब आपकी फाइनल रिसीट आ जाएगी आफ्टर हेजिंग, रिस्क मैनेज करने के बाद। लो जी, अब आपने देखना है कि आपको रिकमेंडेशन के लिए देखना है हाई रिसीट कहाँ पे रिसीव हो रही है। खरीदा नहीं, पहले हाँ, जिस दिन हमने कॉन्ट्रैक्ट किया उस दिन की अमाउंट को अगर इसे मल्टीप्लाई करें 3 लाख से, तो इनका टोटल रिसीट का उसका आंसर बराबर नहीं आता? नहीं, जरूरी नहीं है। किसने कहा है? कल तो आ रहा था। कल वो इसलिए आ रहा था क्योंकि ये दोनों प्राइसेस सेम थी, ये दोनों प्राइसेस उस दिन की सेम थी, स्पॉट भी और ये वाली दोनों भी सेम थी। अच्छा, उनका वो फर्क होगा तो फिर नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। अब रिकमेंडेशन क्या है जी? ज़्यादा पैसे कहाँ रिसीव हो रहे हैं? अगर आप ओपन मार्केट में रिस्क मैनेज ना करें तो आपको सेल कितने पैसे मिलेंगे, और अगर आप इतनी इनकम रिसीव होगी आपकी, और अगर आप रिस्क मैनेज करके चलें तो आपको ज़्यादा रिसीव होगी। तो आपको क्या कर लेना चाहिए, कंपनी का जो भी नाम है, CM या जो भी, शुड हैज इट्स कमोडिटी या कॉपर प्राइसेस रिस्क, हाँ जी, कॉपर प्राइस फ्लक्चुएशन थ्रू फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट से आपको रिस्क मैनेज कर लेना चाहिए। अगर रिसीट ज़्यादा यहाँ आती ना तो आप उसे कहते हैं भाईजान छोड़ो, क्या ज़रूरत है रिस्क मैनेज करने की, ओपन मार्केट में जाके कर दो। ठीक है, चलो बस नमाज के लिए चले हैं। हाँ, खड़ी तो हो गई है, नमाज के लिए चलते हैं, ये मुकम्मल हो गया, अब आके फिर बाकी करते हैं आगे। जी बेटा, हमारा आज का जो एजेंडा था उसमें ये पहले तो मैंने थोड़ी बहुत पीछे डिस्कस की चीज़ें, तो हमने समर 22 का क्वेश्चन नंबर 1A करना था, वो कर लिया। उसके बाद अगला एजेंडा आज हमारा क्या है, हम एक्सचेंज रेट रिस्क की बेसिक्स करेंगे। आज हम एक्सचेंज रेट रिस्क और उसकी मैनेजमेंट सीखेंगे, तो ये हमारा आज का टॉपिक है। तो आ जाएं जनाब, सबसे पहले एक्सचेंज रेट रिस्क की मैनेजमेंट हमने करनी है। एक्सचेंज रेट रिस्क मैनेजमेंट, ये हमारा आज का एरिया। कल वाला वो सवाल जो क्वेश्चन किया हमने पहले, वो समझ लें कल के टॉपिक की ही कंप्लीशन किया है, कमोडिटी प्राइसेस का रिस्क मैनेजमेंट। आज हमने क्या पढ़ना है, एक्सचेंज रेट रिस्क मैनेजमेंट। तो सबसे पहले तो आपको ये पता हो एक्सचेंज रेट क्या होता है, ये मैंने पहले भी बताया था। असल में एक्सचेंज रेट क्या होता है, एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करने की प्राइस होती है, ठीक है। एक्सचेंज रेट क्या होता है, प्राइस टू कन्वर्ट वन करेंसी इनटू एन अदर करेंसी। डिसाइड कौन करता है? ये इकोनॉमी में डिमांड सप्लाई से तय होती है। नहीं, कौन देता है? यानी कोई इदारा है? स्टेट बैंक उसके कंट्रोल में होते हैं रिजर्व्स, फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स मुल्क के। तो जब आपके मुल्क के फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स बढ़ते हैं तो फिर डिमांड सप्लाई की वजह से ये प्राइस अप एंड डाउन जाती रहती है, बस। ठीक है, तो एक्सचेंज रेट क्या है, प्राइस ऑफ वन करेंसी
टू कन्वर्ट इनटू एन अदर करेंसी। जैसे मिसाल के तौर पर यूएस डॉलर को पीकेआर में कन्वर्ट किया जा सकता है। पीकेआर को किस में कन्वर्ट किया जा सकता है? यूएस डॉलर में। अगर एक यूएस डॉलर 280 रुपए का है, एक यूएस डॉलर कितने का है? 280 रुपए का है, तो ये एक्सचेंज रेट है। अगर मेरे पास डॉलर होगा तो वो 280 रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा, या 280 रुपए हो तो मैं उसके बदले क्या ले सकता हूँ? $1। अगर ये $1 280 रुपए की बजाय 290 रुपए का हो जाए तो इसका मतलब होता है डॉलर स्ट्रांग हो गया है। क्या स्ट्रांग हो गया है? और पाक रुपी वीक हो गया। ठीक है, और ये कब वीक होता है? जब आपके मुल्क की इंपोर्ट्स ज़्यादा हो, एक्सपोर्ट्स कम हो, आपने फॉरेन करेंसी की पेमेंट कर देनी और आपकी पॉकेट से वो डॉलर की करेंसी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। तो असल में ये आपकी मुल्क की इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, फॉरेन करेंसी की डिमांड, मल्टीपल इकोनॉमिक फैक्टर हैं जो इसकी फ्लक्चुएशन में असरअंदाज होते हैं। मनी चेंजर्स की, बैंकों की सट्टेबाजी, ये सब मिला के होल्डिंग ऑफ सम, कुछ लोग होल्ड कर लेते हैं डॉलर अपने घर में, जिस वजह से आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट हो जाती है। ये बड़े मसाइल है। तो ये एक्चुअली डिपेंड करता है कि आपके मुल्क में एक्सचेंज रेट का सिस्टम कौन सा चल रहा है। एक होता है फ्री फ्लोट सिस्टम। कौन सा? वो फ्री फ्लोट में डिमांड सप्लाई है। एक होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसमें गवर्नमेंट कहती है जी डॉलर का रेट 200 रुपये ही होगा, ना ऊपर जाना है ना नीचे जाना है। 3 साल बाद, 2 साल बाद गवर्नमेंट खुद ही रिवाइज कर लेती है। फिर एक होता है मैनेज फ्लोट, गवर्नमेंट बैक एंड पर उसको मैनेज कर रही होती है। ठीक है, जिसको डर्टी फ्लोट भी कहते हैं। तो पाकिस्तान में कई दौर में मैनेज फ्लोट चलता रहा है, मैनेज करके चलाते रहे हैं इसको। अभी भी शायद मैनेज हो रहा हो, मानते नहीं लेकिन। जी सर, ये इसका एक्सपोर्टर को तो फायदा होगा ना, 290 वाला? हाँ, एक्सपोर्टर को फायदा होगा। अच्छा जी, एक्सचेंज रेट क्या है? दो करेंसीज को आपस में एक दूसरे में के कन्वर्ट, लोकल को फॉरेन या फॉरेन को लोकल, जिसमें भी करना है, एक करेंसी को दूसरे में या दूसरे को पहले में कन्वर्ट करने की जो प्राइस है, इस प्राइस को क्या बोलते हैं? एक्सचेंज रेट। अच्छा जी, उसके बाद जो ये एक्सचेंज रेट है, इसको एक्सप्रेस करने के, कोट करने के, लिखने के, प्रिंट करने के, पब्लिश करने के, मैंने कहा था 2 तरीके होते हैं। कोटेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, हाँ जी, कोटेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। ठीक है, या बल्कि कोटेशन ऑफ एक्सचेंज रेट से पहले एक्सप्रेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट को एक्सप्रेस कैसे किया जाता है, फिर कोटेशन पे आते हैं। एक्सचेंज रेट को एक्सप्रेस करने का क्या तरीका है? मिसाल के तौर पर अगर मैं कह दूं एक यूएसडी 280 रुपए का है। ठीक है, एक यूएसडी कितने का है? 280 रुपए का है। ये एक तरीका एक्सप्रेस करने का। इसी चीज को ऐसे भी एक्सप्रेस किया जा सकता है, एक यूएसडी 280 पीकेआर का है। सेम एक ही चीज को दो तरह से लिखा हुआ है, दोनों तरीके ठीक हैं। इसी चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है, एक्सप्रेशन है ना, जैसे मर्जी एक्सप्रेस कर लो, ऐसे भी लिखा जा सकता है। पीकेआर 280 पर, उसके साथ 1 लिखना जरूरी, पर का मतलब ही 1 है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, पीकेआर पर यूएसडी इक्वल टू, इसमें ये जो 280 है, ये जो पहले लिखी हुई है पीकेआर, ये उसके लिए है, जो भी है करेंसी, लोकल है फॉरेन है मुझे नहीं पता, लेकिन ये चारों एक ही चीज की प्रेजेंटेशन है। अच्छा, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है,
PKR पर USD, पर का मतलब वही 1 USD, ठीक है। तो ये 280 यूनिट PKR के हैं, डॉलर के यूनिट नहीं है, डॉलर का 1 यूनिट है यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद फुल एक्सचेंज रेट इस तरह लिखा जाता है, PKR पर USD इक्वल टू 280 और 285। ये दो रेट्स होते हैं। कितने रेट्स होते हैं? दो रेट्स होते हैं। एक को लो रेट कहते हैं और एक को हाई रेट कहते हैं, लेकिन लो हाई हम कहते हैं इसको लो रेट, लो एक्सचेंज रेट, और इसको क्या बोलते हैं? हाई एक्सचेंज रेट। लेकिन अखबार में कई दफ़ा बाइंग और सेलिंग रेट लिखा होता है। एक रेट होता है अगर आपने बैंक से या मनी चेंजर से, बस दो हैं, फॉरेन करेंसी के डीलर दो हैं, बैंक या मनी चेंजर। किसी भी दुकान से चले जाएं, पेट्रोल पंप से नहीं मिलेगी, ये आपको लिमिटेड जगह से मिलेगी। मोनोपली है बैंकों की या मनी चेंजर की, मोनोपली है, इसलिए उनकी बात चलती है। तो एक दो रेट्स होते हैं, एक करेंसी खरीदने का होता है, एक करेंसी फॉरेन करेंसी बेचने का। इनमें से कौन सा है वो अभी बाद की बात है। तो लो, मैं इसको क्या बोलूंगा? बाइंग सेलिंग नहीं कहूंगा, लिखा भी होगा तो इग्नोर करके छोटे रेट को कहेंगे लो रेट, बड़े रेट को क्या कहेंगे? हाई रेट। अच्छा, ये इस तरह भी एक्सप्रेस किया जा सकता है, PKR पर USD। ये PKR पर USD स्लैश डाल। अब इसका मतलब क्या है? 282.5 है, इसमें अगर 2.5 माइनस करेंगे तो लो रेट बन जाएगा। 282.5 में ऐड करेंगे 2.5 तो हाई बन जाएगा। तो इसको लो हाई में कन्वर्ट करना हो तो कैसे होगा? 282.5 माइनस कर दें पहली दफ़ा, लो रेट निकालने के लिए, हाई रेट निकालने के लिए क्या कर दें? ऐड कर दें। हाँ, ये वेरिएशन डेविएशन, तो ये आ जाएगा 280 PKR पर USD, और ये कितना आ जाएगा? 285। वही चीज़ है, एक्सप्रेशन का तरीका है। हाँ, प्लस माइनस ऐसे नहीं लिखना, तो ऐसे लिखा होगा 282.5, इसको कहते हैं मिड एक्सचेंज रेट। ये जो लिखा होता है इसको कहते हैं मिड एक्सचेंज रेट, प्लस माइनस 2.5, ये भी वही बात है। स्लैश डाल के लिख ले, प्लस माइनस लिख ले, ठीक है। ये एक्सचेंज रेट को एक्सप्रेस करने के सारे तरीके हैं, इनमें से कोई मसला नहीं। प्लस माइनस लिख दे, सीधा लिख दे, एक रेट लिख दे। जब एक लिखेगा यही लो है, यही क्या है? हाई है। अच्छा जी, उसके बाद हाँ जी, एक्सचेंज रेट में स्पॉट रेट क्या होता है और फॉरवर्ड रेट में क्या फ़र्क है? स्पॉट एक्सचेंज रेट में और फॉरवर्ड रेट में क्या फ़र्क होता है जी? पता हो किसी को? स्पॉट रेट में और फॉरवर्ड रेट में क्या फ़र्क होता है एज ऑफ नाउ जो आज मार्केट में रेट होता है उसको कहते हैं स्पॉट रेट जी? और फॉरवर्ड रेट? फॉरवर्ड रेट होता है जो एक ड्यूरेशन, जितने ड्यूरेशन के बाद की बात कर रहे हैं कि सपोज 3 माह के बाद की, 6 माह के बाद की, उस दिन जो रेट एक्सपेक्टेड है उसको फॉरवर्ड रेट। अच्छा जी, स्पॉट रेट क्या होगा? ये आज का रेट है, फॉरवर्ड रेट भी आज ही आप कंफर्म करेंगे, ठीक है। दोनों रेट आप आज की डेट पे कंफर्म करेंगे, स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट। ये होगा ओपन मार्केट